Ignited Minds Tutorials has launched an extensive video series covering chemical reactions and equations for Class 10 CBSE and various state boards in India. The series delves into the fundamental concepts, problem walkthroughs, and previous year questions to help students grasp the subject with ease. The videos provide a comprehensive understanding of the topic, breaking down complex concepts and equations into simple, easy-to-understand explanations. The walkthroughs of previous year questions offer valuable insights into exam patterns and help students prepare effectively for their examinations by addressing the key concepts and problem-solving techniques. The series aims to enhance students' understanding of chemical reactions and equations and build their confidence in tackling related problems. The tutorials cater to the curriculum requirements of Class 10 CBSE and various state boards, making it a valuable resource for students across different educational boards. Through these videos, Ignited Minds Tutorial seeks to ignite a passion for learning and facilitate a deeper understanding of chemical reactions and equations among Class 10 students. The comprehensive coverage of the subject matter, coupled with problem-solving strategies, makes the series a valuable tool for students aiming for academic excellence in the field of science. ओके बच्चा पार्टी, इस वाले चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में जो आपका बेसिकली कॉमन चैप्टर है, हमने यहाँ पे थियोरी पढ़ा हुआ है इसका, और हमने यहाँ पे जितने भी PYQs हैं CBSE के प्लस स्टेट बोर्ड के वो पूरे डिस्कस हुए हैं। अभी PYQs मतलब 2012 का PYQ डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। 19, 20, 17 तक हम जा सकते हैं, इससे पीछे जाना मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पेपर्स और सिलेबस और ट्रेंड्स चेंज होते हैं। ठीक है, सो मतलब 2017 से लगभग जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप ध्यान दोगे, मेरा अप्रॉक्सीमेटली 8-9 वीडियोज़ इस पर अपडेट हुए हैं, तो उसमें सारा कवर हुआ है। जितना भी आपका CBSE का PYQs है और जितना भी आपका स्टेट बोर्ड का PYQs है, इसमें कवर हुआ है। प्लस अभी हम आज इसको फिनिश ऑफ करेंगे, कुछ थियोरी के क्वेश्चंस देखेंगे विच हैव सम वेटेज एंड विच आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको जब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ बच्चा पार्टी, क्वेश्चंस कराने का मकसद क्या है? स्लाइड्स में तो चैप्टर खत्म हो गया है, उसमें आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करने का मतलब ये है कि आपको आंसर लिखने का स्टाइल आना चाहिए। कैसे कीवर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, कैसे पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं, और जो आंसर देखो, ऐसा बहुत बार होता है कि किसी स्टूडेंट को नॉलेज है, लेकिन द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू पुट इट अक्रॉस इन अ राइट फॉर्मेट इन हिज और हर आंसर्स, बिकॉज ऑफ विच मार्क्स नहीं आते हैं। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है आपके मार्क्स ना आने के। So understand the style and context in which answers are written. That's the only purpose of discussing questions with you. ठीक है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंसिवली अगर आप देखोगे, 1-1.5 हफ्ते से मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर मैं इतना टाइम आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस आपके ब्लड में आ जाए भाई साहब। ठीक है, यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस। आपको पहली बात तो कैसे कॉमन क्वेश्चंस है वो समझ में आते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आप देख रहे हो कि बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, और फिर आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड नाइट्रेट का रिएक्शन, ये बार बार पूछा जा रहा है। आपका जैसे रस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये पूछा जा रहा है। रैंसिडिटी पे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि दर बदर आपके जितने भी साल हैं, यू आर गेटिंग दीज क्वेश्चंस वन आफ्टर द अदर। ठीक है, सो कीप एन आई ऑन दीज क्वेश्चंस एंड ऑल्सो यू नीड टू नो द स्टाइल इन विच यू नीड टू राइट द आंसर्स एज वेल। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर सम टाइम। तो पहले बात तो आपको भाई साहब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? रैंसिडिटी का। ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड इट बिकम्स अनफिट टू यूज। अनफिट टू यूज मतलब इसमें कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं लगता है, इसका स्मेल और टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है, सो ऑयल के ऑक्सीडेशन से आपका ये क्या होता है? स्मेल और टेस्ट दोनों भी खराब हो जाते हैं। ठीक है, ऑयल के ऑक्सीडेशन से। सो ऑयल के ऑक्सीडेशन से स्मेल और टेस्ट, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। अभी इसी चीज को आपको, तो अगर आपने एयर टाइट कंटेनर रखा तो उसका मतलब क्या होगा? बहुत ही लिमिटेड मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिल रही है। भाई साहब, अगर एयर टाइट कंटेनर है जिसमें आपने ऑयल को रखा है, तो बहुत कम मात्रा में उसको एयर मिल रही है।
बजाय इसके कि आप उसको खुला रख दें, ठीक है। ओके, सो व्हेन एडिबल ऑयल इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट अंडरगोज, अभी देखो आप धीरे धीरे पॉइंट वाइज इसको लिख रहे हैं। तो एडिबल ऑयल है, एडिबल ऑयल जिससे आप खाना बनाते हैं, अगर उसको आपने बहुत देर तक खुला रखा तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखो ऑयल के ऑक्सीडेशन पे आपने पहला पॉइंट लिख दिया, ठीक है। ड्यू टू दिस अभी क्या हो जाएगा, देखो स्मेल और टेस्ट, द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ ऑयल चेंजेस, ड्यू टू दिस द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ ऑयल चेंजेस एंड इट बिकम्स रैंसिड। देखो रैंसिडिटी पे आ गया, ठीक है, स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस एंड हेंस इट बिकम्स रैंसिड। समझ में आ रहा है किस तरह से आंसर लिखना है। जरूरी नहीं कि आप यही सब लिखें, लेकिन आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो पहला तो भाई साहब आपका एयर ऑक्सीडेशन, ये एक कीवर्ड है, ठीक है। दूसरा आपका भाई साहब क्या है, स्मेल एंड टेस्ट, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयल चेंजेस, ये आपका दूसरा कीवर्ड है। एंड इट बिकम्स रैंसिड, ये आपका तीसरा कीवर्ड है, ठीक है। क्लियर है? ओके, दस ऑयल विल बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन, मतलब आप इससे चीजों को तलेंगे या कोई भाजी वूजी बनाने जाएंगे तो उसमें स्मेल आएगा, ठीक है। इट विल बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन, सो अनफिट फॉर कंजम्पशन। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, अभी इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑयल कैन बी स्लोड डाउन बाई स्टोरिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर। तो आपको भाई साहब किसमें स्टोर करना है, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑयल कैन बी स्लोड डाउन बाई स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर, hence it is recommended to use airtight container for storing oil for a very long time. Are we clear on this one people? हम ठीक है, इस तरह से आपको आंसर को सजाना है। ऑयल का भाई साहब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से उसका स्मेल और टेस्ट खराब होता है, ठीक है, एंड इट टर्न्स रैंसिड एंड बिकम्स अनफिट फॉर कंजम्पशन। इसको हम अगर प्रिवेंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो बहुत कम ऑक्सीजन मिलेगा ऑक्सीडेशन के लिए। If we keep it in airtight container, the process of oxidation slows down. क्या ये आंसर लिखने का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। That's how you are going to get marks. Clear है? Are we clear? तो पहले तो भाई साहब थॉट्स को अपने सजा लो, तुमको जो कुछ भी मालूम हो उसको पहले सजा लो। तो ऑयल है, ऑयल का भाई साहब ऑक्सीडेशन होगा, स्मेल टेस्ट खराब होगा, रैंसिड हो जाएगा, अनफिट फॉर कंजम्पशन हो जाएगा। अभी हम इसको कैसे बचा सकते हैं, अगर हमने एयर टाइट कंटेनर में रखा तो एयर टाइट कंटेनर में रखने से होगा क्या, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको मिलेगा। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू स्लो डाउन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू स्लो डाउन एंड इट रिमेन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स पीपल। ओके, वेजिटेबल ऑयल्स क्विकली ऑन ऑयल rather than on boiling water. ओके, देखो हम कभी भी वेजिटेबल्स को जब कुक करते हैं तो ऑयल में कुक करते, आपने कितने लोग रसोई में एक्चुअली जाते हैं और खाना बनाना ट्राई किया है? नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इतना हम 5-6 टाइम खाना खाते हैं तो कभी तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना कि वैसा प्रोसेस होता कैसे है, बनता कैसे है, ठीक है। अगर आप देखोगे खाना बनाने का जो प्रोसेस है उसमें आप वेजिटेबल्स जो हैं, वेजिटेबल्स को रोस्ट करते हो तेल में, और वेजिटेबल्स को मुलायम बनाने के लिए एक और प्रोसेस है कि आप उसको बॉईल करें, ठीक है। क्लियर है? दो प्रोसेसेस हैं, आप तेल में करेंगे और तो तेल में जल्दी ज़्यादा बनेगा, ठीक है, ज़्यादा जल्दी बनेगा। ये चीज़ आप जब तक रसोई में जाएंगे नहीं पता नहीं चलेगा, ठीक है, until unless you do it. So vegetables cook quickly on oil rather than on boiling water. ऐसा क्यों होगा, ठीक है। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, आपको मैंने उस दिन बताया था रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। एनीवन? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? व्हाट आर द थिंग्स दैट इट डिपेंड्स ऑन? हाँ, नहीं, निकल पैराडियम कैटलिस्ट है, निकल पैराडियम पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर पे मतलब नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, जो सब्सटेंसेस हैं वो कैसे नेचर के हैं, ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व पे डिपेंड करेगा। बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे भाई साहब अगर सोडियम है ना, सोडियम उसको खुले में रख दोगे वो आग पकड़ लेगा भाई साहब, क्योंकि वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है। कैल्शियम को रखोगे आग नहीं पकड़ेगा, लोहा रखा हुआ है आग पकड़ रहा है क्या? नहीं ना, ठीक है। लेकिन सोडियम को खुले में रखोगे या पोटेशियम को अगर खुले एयर में रखोगे वो आग पकड़ लेगा, इतना ज्यादा रिएक्टिव है। तो कुछ सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इस पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड कर सकता है बच्चा बाड़ी? कॉन्स्टेंट, हाँ, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स। देखो साइज ऑफ पार्टिकल्स पे क्यों डिपेंड करेगा बच्चा बाड़ी? जैसे समझो आपने शक्कर लिया, जो शक्कर आपको बाजार में मिलता है, और उसको आप पानी में घोल रहे हो, और शक्कर का एक पाउडर भी आता है, देखो
एकदम पाउडर्ड शुगर जिसको बोलते हैं, उसको आप पानी में घोल रहे हो, कौन जल्दी घुल जाएगा? पाउडर शक्कर जल्दी घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, वो ऑलरेडी चुरमुरा हो गया है, ठीक है? वो फटाफट अपने आप को वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एडजस्ट कर लेगा। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स मैटर्स, ठीक है? क्लियर है? आपने समझो एक ढेला लिया शक्कर का इतना बड़ा, और उसको भाई साहब एक बीकर में रखा, और आपने उतने ही ग्राम का शक्कर ऐसे ही लिया और डाला, तो कौन सा ज्यादा घुल जाएगा? जो आपने खुला वाला शक्कर लिया वो ज्यादा जल्दी घुल जाएगा। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली मैटर्स, ठीक है? और क्या है भाई साहब? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब देखो, अगर आपका डाइल्यूट सोल्यूशन एक होता है और कॉन्सेंट्रेटेड होता है। आप लोग कितने लोग लैब्स में गए हैं, स्कूल में गए हैं? ओके, तो स्कूल के लैब्स में एसिड बॉटल्स देखे हैं आपने? एसिड बॉटल्स में आपके कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट लिखा रहता है, ये देखा है क्या? ओके, ज्यादा करके आपके जो लैब में बॉटल्स होते हैं उसमें डाइल्यूट एसिड ही रहता है। कॉन्सेंट्रेटेड, अगर नाइट्रिक एसिड की बात कर रहा हूं, अगर मैंने इधर डाला ना तो इधर से निकल आएगा, इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, तेजाब जिसको बोलते हैं हम, ठीक है? इट इज सो पावरफुल, ठीक है? अगर इधर से आपने डाला तो इधर से निकल आएगा। एक टाइम होता था जब हम ये जो आज की तारीख में तो बाथरूम क्लीनर्स आ गए, हार्पिक वगैरह, ठीक है? लेकिन एक टाइम होता था जब हमारे पास ये नहीं होता था, तो हम एसिड से बाथरूम वगैरह धोआ करते थे। तो वो एसिड बेसिकली किसी भी हार्डवेयर स्टोर में मिल जाता था। आज की तारीख में आपको एसिड नहीं मिलेगा, बैन हो गया है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लड़कियों पे एसिड अटैक्स हुए हैं और ये काफ़ी खतरनाक है, ठीक है? इसलिए बैन हो गया है। हालांकि अंदर ही अंदर शायद मिलता रहेगा कहीं से भी, बट आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है रिएक्टेंट्स का, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो थोड़ा बहुत वैसा इचिंग होगी, थोड़ा बहुत बर्निंग सेंसेशन होगा, बट इट विल नॉट कॉज अ होल, ठीक है? लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वैसा बहुत खतरनाक है। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है? डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर भाई साहब आपने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला किसी और रिएक्टेंट के साथ, संकेत तू क्या कर रहा है भाई साहब? सब बस एक नंबर, डिस्क्याओ एंड डिस्क्याओ, सब बस। कितना इंटेलिजेंट है भाई साहब। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब किसी कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्टेंट्स में रिएक्शन जल्दी होगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है? डाइल्यूट से। और बताओ भाई साहब, और बताओ। हाँ, क्या? टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का भाई साहब स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है? जैसे तुम एक सिंपल सा देखो, अगर आप शक्कर को पानी में घोल रहे होगे, अगर इसी चीज को टेम्परेचर बढ़ा दो अगर, तो ज्यादा जल्दी घुल जाएगा वो, ठीक है? जैसे चाय में तो चीनी जब आप घोलते हो, गर्म चाय में घोलते हो ना, ठीक है, तो फटाक से घुल जाता है। लेकिन उसी को ठंडे पानी में घोलोगे तो टाइम लगता है, टर, ठीक है? स्टर करना पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा, ठीक है? ओके, सो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो फटाफट भाई साहब रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। और बोलो भाई साहब, एनीथिंग एल्स? हाँ, नहीं, वेट से कुछ नहीं होगा। प्रेशर बोल सकते हैं हम, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है? प्रेशर अगर बढ़ाएंगे रिएक्टेंट में, जैसे प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप प्रेशर कुकर में खाना पका रहे हैं और किसी ओपन कढ़ाई में खाना पका रहे हैं, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो क्लोज्ड है, तो उसके ऊपर प्रेशर गिर रहा है, तो आपका खाना जल्दी पकेगा, ना कि ओपन कढ़ाई में। दोनों को आपने सेम गैस फ्लेम में रखा है। द फूड इन अ प्रेशर कुकर गेट्स कुक्ड फास्टर देन अ फूड केप्ट इन अ ओपन यूटेंसिल। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं बहुत सारी, जिससे आपके रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है? सो वेजिटेबल्स कुक क्विकली, तो पहले आप लिखेंगे भाई साहब रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली भाई साहब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहां पे टेम्परेचर का फैक्टर आ रहा है। हाइयर द टेम्परेचर फास्टर इज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा फास्ट होगा केमिकल रिएक्शन, ठीक है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑयल, यहां पे अभी आ रहे हैं हम ऑयल और वाटर में क्या डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑयल इज हाइयर देन दैट ऑफ वाटर, देयरफॉर व्हेन ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग वेजिटेबल्स इट प्रोवाइड्स हाइयर टेम्परेचर देन वाटर। तो अभी इस चीज को समझो, आपने एक कढ़ाई में वैसा तेल लिया है और एक कढ़ाई में वैसा पानी लिया है, ठीक है? इस तेल को आपको गर्म करने में ज्यादा टाइम हीट करना पड़ेगा, वाटर को आपको बॉइलिंग पॉइंट पे लाने के लिए ज्यादा हीट नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस तेल को, ऑयल को इसके बॉइलिंग पॉइंट पे ला रहा हूं और वाटर को बॉइलिंग पॉइंट पे ला रहा हूं, किसका ज्यादा हीट होगा? बॉइलिंग में किसका ज्यादा हीट होगा? ऑब्वियसली इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है, तो आपको ज्यादा देर तक इसको गर्म करना पड़ेगा इसके बॉइलिंग पॉइंट पे लाने के लिए। तो ऑब्वियसली दिस विल हैव मोर हीट, और इसलिए जब इस पे भाजी डालोगे तो वो जल्दी पकेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है? सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑयल इज हाइयर देन दैट ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ विच
there will be higher amount of heat in oil than water, and hence when you are actually inserting the vegetables in the oil, they will cook faster. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, it provides higher temperature, hence vegetables cook quickly on oil rather than boiling. तो आप देखो आंसर लिखने का स्टाइल देखो, आंसर कैसे लिखना है, भले ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, वेजिटेबल्स कुक क्विकली ऑन ऑयल देन ऑन बॉइलिंग वाटर, तो अपन क्या लिखेंगे भाई साहब कि पहली बात तो कोई भी केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, आपने गर्म दोनों को किया है, वाटर को भी और ऑयल को भी, so obviously the reaction rate will increase because reaction rate depends upon temperature, higher the temperature higher the reaction rate. क्लियर है। तो ये तो वाटर के लिए भी है और ऑयल के लिए भी है। अभी हम डिफरेंस पे आएंगे कि ऑयल हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर एंड हेंस when it is brought to its boiling point it will have higher amount of heat than water, so when we are inserting the vegetables in oil they will get cooked faster than in water. क्या ये आंसर लिखने का तरीका आपको समझ में आ रहा है? बच्चा पार्टी, आपको आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए, जैसे मैथ्स में आप कैसे सवाल करते हो ना, मतलब स्टेप ए करोगे, स्टेप बी करोगे, स्टेप सी करोगे, स्टेप डी करोगे, हेंस प्रूव लिखते हो, है ना? सो इस तरह से ही आपको यहाँ पे भी साइंस में भी लिखना पड़ेगा। आप पहले बताएंगे कि टेम्परेचर का क्या कोरिलेशन है, दोनों भी चीज में आप या तो तेल या तो पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है? सो टेम्परेचर बेसिकली इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट मेक्स द रिएक्शन फास्टर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चन सम? नो? बहुत बढ़िया भाई साहब, चलो। पेरिशेबल फूड स्टफ्स गेट प्रिजर्व्ड लॉन्गर इन रेफ्रिजरेटर। नेहा, पेरिशेबल फूड स्टफ्स क्या होता है भाई साहब? जो खराब होने की टेंडेंसी रखें, ठीक है? The foodstuffs which show a tendency to get spoiled are known as perishable foodstuffs. The rate of a chemical reaction depends upon temperature. Again, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है? Higher the temperature, faster is the rate. The temperature in refrigerator is low, so the rate of decomposition. तो देखो भाई साहब, कोई भी चीज जो कुक हुई है, क्या वो सार्वजनिक है? वो क्या पूरा टाइम तक सही रहेगा? वो नहीं, हर चीज का, और स्पेशली जो कुक्ड फूड होता है उसका एक शेल्फ लाइफ होता है, ठीक है? शेल्फ लाइफ इज मतलब कब तक आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। एक बार आपने भाई साहब उसको कुक कर लिया तो उसका शेल्फ लाइफ बहुत जल्दी डिक्रीज होता है, क्योंकि इट इज प्रोन टू अटैक बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुक फूड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है? एक आलू को तुम ऐसे ही रख दो और उसको तल के रखो तो तला हुआ आलू फटाक से खराब हो जाएगा, क्योंकि अभी उसमें ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शेल्फ लाइफ को रिड्यूस कर देते हैं किसी भी फूड को, ठीक है? अगर आपने फूड को ऑलरेडी कुक कर लिया है, ठीक है? सो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये तो पिछली बार भी हमने पढ़ा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो फ्रिज का एनवायरनमेंट क्या कर रहा है? टेम्परेचर को ड्रॉप कर रहा है, मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड को ड्रॉप कर रहा है। देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड क्या है? केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन? बोलो भाई साहब। डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, फूड का सड़ना ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहां पे हम भाई साहब तेल की बात नहीं कर रहे हैं, जो ऑक्सीडेशन, रैंसिडिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान दो, रैंसिडिटी इज अ डिफरेंट थिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अ फूड इज अ डिफरेंट थिंग। रैंसिडिटी मतलब होता है ऑयल का ऑक्सीडेशन, जिस ऑयल से आप खाना बनाते हैं उसका ऑक्सीडेशन, उसका टेस्ट या स्मेल खराब हो जाना। लेकिन फूड का सड़ना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग गए हैं उसमें, ठीक है? इट हैज बिकम अनअवेयर। तो डिकम्पोजिशन ऑफ फूड जो है, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, ये होता है भाई साहब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन किस सबूत के साथ आप बोल सकते हैं? व्हाट इज द प्रूफ दैट इज अ केमिकल रिएक्शन? हाँ, ओके, चेंज हो रहा है, उसका टेस्ट, स्मेल, सब कुछ चेंज हो रहा है। नाउ व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? हाँ, रिवर्सिबल नहीं है भाई साहब, ठीक है? सड़े हुए खाने को तुम ताजा नहीं बना सकते, समझ में आ रहा है ये? सड़ गया तो सड़ गया वैसा, वो इट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, उसको ताजा नहीं बना सकते, इरिवर्सिबल है वो, ठीक है? ओके, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गए। डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, तो ये आपका क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। डिकम्पोजिशन ऑफ फूड इज अ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी केमिकल रिएक्शन होगा। टेम्परेचर को ड्रॉप करोगे, केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमने फूड को फ्रिज में रख दिया तो उसका डिकम्पोजिशन के रेट को अपन कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रिज में रखोगे तो आजीवन वो ताजा रहेगा, ऐसा नहीं है। इट इज गोइंग टू डिकम्पोज, ठीक है? इट इज गोइंग टू डिकम्पोज, बट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एक्चुअली लोवर्स डाउन। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? एक गलत एग्जाम्पल दे रहा हूं शायद, लेकिन जो आपके अननेचुरल डेथ्स होते हैं,
उनका पोस्टमार्टम होता है, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड हो गया, या मर्डर हो गया, कोई क्राइम हो गया, ऐसे डेथ्स के पोस्टमार्टम्स होते हैं। और पोस्टमार्टम्स में इस चीज़ को और इस चीज़ को काटा जाता है, ठीक है। एक्चुअली एग्जामिनेशन किया जाता है, डॉक्टर्स इसको एग्जामिन करते हैं, तो उसके बाद उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है बॉडी को, क्योंकि बॉडी का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि एक बार काटम कुटम हो गया, उसको सिल भी दिया, लेकिन बॉडी का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, सड़ने लगता है। तो इसीलिए उसको रखना पड़ता है कोल्ड स्टोरेज में। दीज आर बेसिकली कोल्ड स्टोरेजेस। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को हम स्लो करने के लिए इसको कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली स्लोइंग डाउन। और ऐसे कैबिनेट्स होते हैं जिसमें ऐसे रहते हैं, ठीक है। अननेचुरल डेथ्स को बेसिकली ऐसे स्टोर हाउसेज में रखा जाता है, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? और अनक्लेम्ड बॉडी है कोई, समझ लो भाई साहब, मालूम ही नहीं है किसकी बॉडी है, तो जब तक उसको कोई क्लेम करने नहीं आएगा तब तक उसको स्टोरेज में रखा जाता है, ठीक है। सो क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को हम स्लो कर रहे हैं, वी आर बेसिकली स्लोइंग डाउन। ऐसा नहीं है कि आजीवन वो डिकम्पोज नहीं होगा, बट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लोज डाउन, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? द टेम्परेचर, ऐसा माना गया है कि मैमथ्स जो थे, मैमथ्स मतलब समझते हो, हाथी जो इतने लंबे लंबे दांत होते थे उनके, तो मैमथ्स लोग ज़्यादा करके आपके आइस वाले क्लाइमेट में होते थे। जब वो मर गए तो उनके अवशेष हमको वैसे ही मिले, क्योंकि आइस था, आइस के एनवायरनमेंट में वो डिकम्पोज नहीं हुआ। हिमालयन रेंजेस में जो लोग हिमालय को मतलब चढ़ने जाते हैं, एक्सीडेंटल डेथ्स होते हैं, और उस क्लाइमेट में बॉडी को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। जो लोग हिमालय माउंटेनिंग करते हैं तो सर्वाइव नहीं कर पाए, मर गए, ऐसे बहुत सारे माउंटेनियर्स वहीं पे हैं, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं और वो डिकम्पोज नहीं हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कोल्ड क्लाइमेट है, और उस कोल्ड क्लाइमेट में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आपका कम हो गया है, सड़ी नहीं है वो, वैसे के वैसे पड़ी हुई है। अनटिल अनलेस दे आर अटैक्ड बाय अ स्नो लेपर्ड और समथिंग एल्स, दे विल रिमेन इंटैक्ट, ठीक है। सो आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है कम हो जाता है, ठीक है। So temperature in refrigerator is low so that the rate of decomposition of perishable foodstuffs is low and it remains fresh for a longer period of time. Hence perishable foodstuffs मतलब जिनमें सड़ने की टेंडेंसी है, ठीक है, gets preserved longer in refrigerator. रेफ्रिजरेटर में ज्यादा टाइम तक इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है पीपल? हम ओके ओके ओके। ओके भाई साहब, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेटेड वन। ब्रैकेट कहां है? अच्छा यहां पे, ठीक है। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग रीजन। टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ डैश मेटल इज अप्लाइड ऑन आयरन शीट्स। तो यहां पे हो जाएगा आपका जिंक। गुड पंडित जी, कैसे बोले जिंक? जिंक जब हम ऐड करते हैं आयरन पे तो उसको एमलगेटेड आयरन बोलते हैं। देखो भाई साहब, आयरन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। आपके ये बीम्स में आयरन है, आपके घरों में, आपके दीवालों के नीचे आयरन है, लेकिन ये आयरन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड नहीं है, सीमेंट के अंदर है, तो उसका रस्टिंग नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत थोड़ा होगा, अनटिल अनलेस कोई लीकेज हो रहा हो, ठीक है। लेकिन जो आयरन एक्सपोज्ड है, जैसे आपके ग्रिल्स हो गए, जैसे आपके भाई साहब ये रेलवे लाइंस, सबसे बड़ा खतरा तो है रेलवे लाइंस को। रेलवे लाइंस जो हैं वो हमेशा, आप उनके ऊपर बरसात हो रही है भाई साहब, धूप हो रहा है, दे आर कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड एंड देयर आर कंटिन्यूस ट्रेन्स दैट आर रनिंग ऑन देम। सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ दीज रेलवे लाइंस गेटिंग रस्टेड एंड डिकम्पोज्ड एंड द ट्रेन्स मीटिंग अप विद एन एक्सीडेंट? यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसीलिए इन रेलवे लाइंस को जिंक ऐड किया जाता है, ठीक है, एमलगेटेड बोलते हैं हम इसको, ठीक है, एमलगेटेड बोलते हैं। सो टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ जिंक मेटल इज अप्लाइड ऑन आयरन शीट्स। तो जिंक करता क्या है भाई साहब? आयरन के ऊपर लेयर में रहता है, ये आयरन है और ये जिंक हो गया भाई साहब, ये ऑक्सीजन को आयरन तक पहुंचने नहीं देता है, और जब तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तब तक ये Fe2O3 into XH2O which is basically rust, ये फॉर्म नहीं होगा until unless the oxygen reaches. This is not going to get rusted. Are we clear on this one people? ठीक है, तो ये जिंक प्रिवेंट करता है रस्टिंग को, ठीक है। टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ जिंक मेटल इज अप्लाइड ऑन आयरन शीट्स, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में कन्वर्जन, भाई साहब, ओ भाई साहब, फेरस सल्फेट क्या होता है? आयरन की दो वैलेंसीज हैं, 2 and 3, ठीक है। फेरस सल्फेट मतलब ये हो गया जब 2 है, ठीक है, तो ये हो गया कितना भाई साहब? फेरस सल्फेट, ठीक है। ओके,
और ये हो गया आपका फेरिक सल्फेट, जब इसकी वैलेंसी 3 हो, ठीक है, और ये हो गया सल्फेट आयन, ये 2, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, Fe2SO4 3, ठीक है, Fe2SO4 3। सर जी उसको करना है अटेम्प्ट, 23 सवाल हैं, ओके, Fe2SO4 3, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो आयरन के 2 बन गया यहाँ पे, ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट भाई साहब फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे एक आयरन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, 4, एक आयरन भाई साहब 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। इधर आओ भाई साहब, इधर कितना हो रहा है देखो, 2 आयरन कितने ऑक्सीजन के साथ, 4 × 3 12, मतलब एक आयरन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, 6 के साथ, यहाँ पे एक के साथ 4, यहाँ पे एक के साथ 6, तो क्या ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है? तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट to ferric sulfate is known as oxidation reaction. Clear people? Are we clear on this one? Okay. When electric current is passed through acidulated water, electrolysis of water takes place. ठीक है, electrolysis मतलब क्या हो जाएगा बच्चा वाड़ी, 2H2O, this will form 2H2 plus O2. Clear? ठीक है, 2H2 plus O2, क्लियर है, ये आपका लिक्विड है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, सो इट इज फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट और ये आपका बेरियम क्लोराइड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है और इनमें से एक बनेगा प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है, क्लियर है, सो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आर वी क्लियर थ्रू दीस थिंग्स पीपल? हम समझम बहुत बढ़ियम। ओके, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़े से टाइम के लिए, तो देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपने हीट किया तो ये क्या बना, व्हेन गैस फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज पास थ्रू, तो लाइमस्टोन क्या है आपका भाई साहब, व्हाट इज लाइमस्टोन? लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब आप हीट करते हो तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपका ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, देखो कैल्शियम 1 1, ऑक्सीजन 3 3, कार्बन 1 1, ठीक है, परफेक्टली बैलेंस्ड, ये आपका सॉलिड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन कैसे टेस्टिंग करते हैं, 2 टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस, कोई कलर नहीं है भाई साहब, और ओडरलेस मतलब इसका कोई स्मेल नहीं है, ठीक है, गैस, लेकिन इसका टेस्ट क्या है, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्टिक, तो ये भाई साहब बर्निंग स्टिक्स को क्या कर देगा, एक्सटिंग्विश कर देगा, ठीक है। बर्निंग मैस्टिक को, अगर आप एक बर्निंग मैस्टिक को कार्बन डाइऑक्साइड के सामने रखेंगे तो वो बुझ जाएगा, इट इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ बर्निंग। और दूसरा टेस्ट क्या है, लाइम वाटर को ये मिल्की बना देता है, ठीक है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये आपका लाइम वाटर, जिसका दूसरा नाम क्या है बच्चा परी, स्लेक्ट लाइम, इसको अपन स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, लाइम वाटर, ठीक है। इस पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो ये क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली एक सॉलिड व्हाइट प्रेसिपिटेट है और इसीलिए ये मिल्की हो जाएगा, प्लस वाटर, ये इनसॉल्यूबल है, दिस इज बेसिकली इनसॉल्यूबल इन वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट भाई साहब इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड हेंस इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। While preparing dilute sulfuric acid from concentrated sulfuric acid in the lab, the concentrated sulfuric acid is slowly added to water. देखो भाई साहब यहाँ पे 2 प्रोसेसेस है, यहाँ पे समझ लो भाई साहब आपका एक बीकर है और इधर एक बीकर है, यहाँ पे है एसिड, ठीक है, और इस पे आप ऐड कर रहे हो क्या, वाटर, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है भाई साहब, इधर है वाटर और इस पे आप ऐड कर रहे हो क्या, एसिड। प्रोसेस क्या है, देखो कॉन्संट्रेटेड को अपन को डाइल्यूट बनाना है, ठीक है, कॉन्संट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना है, मतलब क्या करना है, उसमें वाटर का परसेंटेज बढ़ाना है, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, आप एसिड पे वाटर ऐड करो या वाटर पे एसिड, ठीक है। यहां पे क्या बोला जा रहा है, व्हाइल प्रिपेयरिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कहां से बनाओगे,
ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ही आप क्या बना पाओगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. यू कैन मेक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओनली फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, while preparing dilute sulfuric acid from concentrated sulfuric acid in the lab, the concentrated sulfuric acid is slowly added to water. इसमें आप बहुत धीरे धीरे ऐड करोगे. रीजन, क्योंकि एसिड को जब आप वाटर में ऐड करते हो या वाटर को जब एसिड में ऐड करते हो तो होगा क्या भाई साहब, बहुत सारा हीट जनरेट होगा. ठीक है, तो एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर विल प्रोड्यूस हीट. इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस हीट. ठीक है, अभी देखो ये वाला स्टेप हम क्यों नहीं करते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंड. अरे भाई साहब अंडरस्टैंड, हम वाटर को एसिड में क्यों नहीं ऐड करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में क्यों ऐड करेंगे और वाटर को एसिड में क्यों नहीं. जैसे ही आप वाटर को इसमें डालेंगे, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगा और इस हीट से ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भाई साहब फटाक से बाहर आएगा. ठीक है, स्टीम मतलब वेपर हो गया ना. जैसे आप इसको डाल रहे हैं ये फटाक से स्टीम में कन्वर्ट होगा और ये देखो ऐसा पानी गिर रहा है यहाँ पे. ठीक है, वाटर इज फॉलिंग, ये पानी गिर रहा है यहाँ पे और इधर हीट प्रोड्यूस हो रहा है. पहले जो गिरा हुआ पानी है उसके साथ हीट प्रोड्यूस हुआ है, तो ये आता हुआ पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और फट से बाहर आएगा. मतलब इसके पार्टिकल्स बाहर आएंगे और आंखों में आपके आ सकते हैं. ठीक है, इट कैन कॉज स्किन डैमेजेस एज वेल. ठीक है, लेकिन इसको करोगे धीरे धीरे, यहाँ पे भी होगा, देखो हीट प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे भाई साहब उतना ज्यादा एफरवेसेंस प्रोड्यूस नहीं होगा. इट इज अ स्लोअर प्रोसेस. ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड. ठीक है, किसी भी एसिड के डाइल्यूशन में हीट प्रोड्यूस होगा, खासकर जो आपके मिनरल एसिड्स हैं. और तीन आपके मिनरल एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं. क्या क्या, H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl. ऑल दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, ओके. As a result, if water is added to concentrated sulfuric acid, then water gets evaporated instantly. जैसे ही आपने वाटर को ऐड किया, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ कि पट से ये इवेपोरेट हो जाएगा. इवेपोरेट मतलब वेपर हो गया ये और ये बाहर आएगा. ठीक है, द मिक्सचर में स्प्लैश आउट कॉजिंग एन एक्सीडेंट. तो भाई साहब ये स्प्लैश होगा बाहर एंड कैन कॉज एन एक्सीडेंट. ठीक है, कभी शैम्पू करते करते भाई साहब आपके आंखों में जलन होती है या आपके साबुन अगर चला गया आंखों में जलन होती है, थोड़ा बहुत एसिड या बेसिसिटी रहती है उसमें, जिसकी वजह से आपके नॉर्मल स्किन में इरिटेशन होता है. तो आप सोचिए एसिड जब आपके डायरेक्टली आंखों के कांटेक्ट में आएगा तो बहुत ज्यादा जलन प्रोड्यूस करेगा. इट कैन एक्चुअली कॉज बर्न्स एज वेल. ठीक है, ओके. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज टेकन इन अ ग्लास कंटेनर. तो आपने भाई साहब ग्लास कंटेनर लिया एंड स्मॉल क्वांटिटी, बहुत धीरे धीरे आपको ऐड करना पड़ेगा. ऐसे गवार की तरह मत डाल देना ऐसे फिर भाई साहब भर्र हो जाएगा. ठीक है, तो आप बहुत धीरे धीरे एसिड को वाटर में डालते हैं. ठीक है, बहुत ही धीरे डालना पड़ेगा. ठीक है, वेरी स्लोली. ठीक है, एंड एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट अ टाइम इन इज एडेड विद कांस्टेंट स्टरिंग. और धीरे धीरे आपको उसको स्टर करते रहना पड़ेगा. ऐसा एक स्टरर रहेगा, इसको आपको गोलते रहना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है. सो ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड एट अ टाइम. तो बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होता है. हेंस व्हाइल प्रिपेयरिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द लैब, the concentrated sulfuric acid is added slowly to water with constant stirring. ठीक है, तो हम बहुत स्लोली ऐड करते हैं और वो भी बहुत कांस्टेंट स्टरिंग के साथ. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, जस्ट वन मोमेंट. ओके, अभी देखो यहाँ पे इट टेक्स टाइम फॉर शाहबाद टाइल टू डिसअपियर इन HCl बट इट्स पाउडर डिसअपियर्स रैपिडली. शाहबाद टाइल मतलब ये टाइल्स होते हैं, देखो आपके ये वाले जो टाइल्स हैं बेसिकली मेड अप ऑफ लाइमस्टोन. ठीक है, ये आपके लाइमस्टोन है और इसमें HCl में अगर हमने ऐड किया तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसका चुरमुरा बना दो भाई साहब तो फटाक से डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है, मतलब देखो ये कोई भी मेटल सॉल्ट है, इसके साथ जब भी इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये डिकम्पोज होगा एसिड. ठीक है, लेकिन अगर इसका चुरमुरा बना देंगे तो जल्दी हो जाएगा. तो आपने देखो रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ा अभी, रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों से बढ़ता है. ठीक है, तो आपके नेचर से बढ़ता है. देखो नेचर साइज ऑफ पार्टिकल से बढ़ता है. आपने एक पूरा बड़ा टाइल लिया और उसको चुरमुरा लिया भाई साहब, तो ये साइज ऑफ पार्टिकल्स जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे, HCl में ज्यादा रिएक्शन कॉज होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है ये पीपल? हम ठीक है, ओके ओके ओके.
So rate of a chemical reaction depends upon the size of the reactant particles taking part in the reaction. Smaller the size of the reactant particles, higher is the rate of reaction. तो अगर आपने शुगर को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश की और शुगर पाउडर को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश की, शुगर पाउडर विल डिसॉल्व फास्टर देन शुगर इटसेल्फ, ठीक है, बिकॉज द शुगर पाउडर इज बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स है वो, ठीक है. द साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स इज मोर in pieces of Shahbad tile as compared to the powder of Shahbad tile. While HCl is added to pieces of Shahbad tile, the carbon dioxide effervescence is formed slowly. ठीक है, धीरे धीरे होगा ये, ठीक है. However, when HCl is added to Shahbad powder, the carbon dioxide effervescence is formed at a faster rate. ठीक है. Hence, it takes time for the pieces of Shahbad tile to. तो यहाँ पे सिर्फ अगर आप इतना ही लिख देंगे कि the rate of a reaction basically depends upon the nature or the size of the particles involved. Shahbad tile has a larger size as compared to its smaller particles. ठीक है, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. ओके, देखो सेम चीज पूछा गया यहाँ पे भी. जिंक पाउडर रिएक्ट्स फास्टर देन जिंक ग्रैन्यूल्स. जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब सॉलिड पीसेस ऑफ जिंक, और जिंक पाउडर मतलब एकदम चुरमुरा बना दिया आपने उसका, ठीक है. विल रिएक्ट फास्टर. अगेन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स. देखो रिएक्शन तो होगा, दोनों में ही होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो जिंक आपका कॉपर से ऊपर में है. जिंक इज मोर देन कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज. सो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा इसके एक्वस सॉल्यूशन से, ठीक है. दिस विल डिस्प्लेस एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. ये तो बनना ही बनना है भाई साहब, है कि नहीं, ठीक है. तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनना ही बनना है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. लेकिन अगर आपने यहाँ पे पाउडर यूज किया rather than granules, granules मतलब solid pieces, ठीक है, और जिंक पाउडर मतलब एकदम चुरमुरा बन गया हो, तो आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब, रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और रादर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल्स. जितना साइज ऑफ पार्टिकल्स छोटा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा. क्लियर है, आर बी क्लियर. तो आपने ग्रैन्यूल्स का क्या बना दिया है, जिंक ग्रैन्यूल्स का बना दिया है पाउडर. तो आपने क्या किया है, साइज में बहुत ज्यादा कमती लाई है, बहुत ज्यादा कम कर दिया है, इसीलिए भाई साहब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस. स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स, फास्टर इज द रिएक्शन. द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स इज लेस इन फाइनली पाउडर्ड जिंक एज कंपेयर टू जिंक ग्रैन्यूल्स. Hence the reaction with copper sulfate takes place faster with finely powdered zinc than zinc granules. Are we clear on this one people? समझमा बहुत बढ़िया मा. ओके. चलो भाई साहब, ट्रांसलेट द वर्ड इक्वेशंस इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब तक तो इसमें भाई साहब आपकी पीएचडी हो जानी चाहिए. क्या है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की जगह पे क्या लिखेंगे, तिवारी जी. हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस, इसको भाई साहब वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन लिखना है. वन क्या बोल, हाइड्रोजन की जगह क्या लिखेंगे, एच. कितनी देर बाद आएगा भाई साहब, H2. ठीक है, चलिए भाई साहब, H2 गैस हो गया ये. ओके, और सक्षमवा, यहां पे क्या लिखे नाइट्रोजन गैस की जगह पे, सक्षम का सक्कू बना दें तो N2. NO2 क्यों होगा, N2. ठीक है, N2 नाइट्रोजन गैस. समझ में आ रहा भाई साहब. अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या दिया, प्यू. हाय पिंकी, NH4 नो, वो अमोनियम होता है. ओके भाई साहब, देखो थोड़ा सा देखो, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, कॉमन चीजों की वैलेंसी याद रखिए, वरना आप ना यहीं पे फंसोगे. आप वर्ड इक्वेशन को कभी भाई साहब कन्वर्ट कर ही नहीं सकते. नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है भाई साहब 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1. टिडुंग टुडुंग, ये बन गया भाई साहब आपका अमोनिया, खत्म, NH3. ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, NHM3M. ठीक है, क्लियर है. चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब वही घिसा पिटा सा हमारा. ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. ठीक है, टिडिंग टिडिंग टिडिंग. ठीक है, यहां पे आपका हो गया भाई साहब एलिमेंट, ये हो गया आपका रिएक्टेंट और ये हो गया आपका प्रोडक्ट. सिंपलम समझम. ये हो गया H, ये हो गया आपका N. ठीक है, रिएक्टेंट है भाई साहब, कितने हैं यहाँ पे रिएक्टेंट में, 2, और यहाँ पे कितने हैं भाई साहब,
प्रोडक्ट में कितने हैं 3 ना, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं भाई साहब, रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में कितने हैं 1। तो यहाँ तो बनता ही है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे जैसे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, h यहाँ पे प्रोडक्ट में कितना हो गया 3 इंटू 2 कितना बन गया भाई साहब 6। तो अभी भाई साहब इसको हमको रिएक्टेंट में क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 6, ठीक है। तो अभी बैलेंस है देखो 6 2 इज इट बैलेंस पीपलम, 3H2 प्लस N2 इज इक्वल टू 2NH3, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। ये भी भाई साहब आपका गैसियस फॉर्मेट में, समझम हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस, दिस विल बी द परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। वाह समझम भाई साहब। आप इक्वेशन की बैलेंसिंग तो फिर भी कर लेंगे, प्रॉब्लम तब आएगा जब आप कंपाउंड्स के फॉर्मूले ना लिख पाएं, और कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने के लिए आपको कॉमन एलिमेंट्स के वैलेंसीज मालूम होने चाहिए। मैं आपसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ भाई साहब पैलेडियम का क्या वैलेंसी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनका वैलेंसी तो आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब। नाइट्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कंपाउंड्स बनाने में। जब तक आपका कंपाउंड का फॉर्मूला ही ठीक नहीं बैठेगा तब तक आप इक्वेशन को भी बैलेंस ठीक ठाक नहीं कर पाएंगे, यू विल मिस आउट, ठीक है। ओके पोटेशियम मेटल प्लस वाटर वाह इज इक्वल टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जितना जानते हो उसको पहले लिख लो भाई साहब, निकालो। पोटेशियम मेटल, पोटेशियम को हम लिखते हैं के, क्योंकि पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम, ठीक है। और प्लस वाटर, वाटर को क्या लिखोगे भाई साहब H2O। यहां पे क्या बन रहा है भाई साहब हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 है कि नहीं, और गैस है तो ऐसे लिखेंगे। पोटेशियम मेटल है तो क्या करो, पोटेशियम मेटल है, ये हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया भाई साहब आपका लिक्विड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH, क्योंकि भाई साहब K की वैलेंसी होती है 1 और OH आयन की वैलेंसी होती है 1, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना KOH। चलिए भाई साहब KOH प्लस, ठीक है, H2, क्लेरम, ठीक है। ओके चलो भाई साहब यहां पे देखो एलिमेंट फिर वही घिसा पिटासा हमारा, ओके KHO 3 है ना भाई साहब। चलिए एलिमेंट, ये हो गया भाई साहब आपका रिएक्टेंट, और ये हो गया भाई साहब आपका प्रोडक्ट, ठीक है। एलिमेंट क्या है भाई साहब, पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन। पोटेशियम कितना है भाई साहब 1, इधर कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है भाई साहब 2 3, ऑक्सीजन कितना हो गया भाई साहब 1, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये ऑक्सीजन इधर भी 1 इधर भी 1। तो चलो भाई साहब जैसे जब भी आपको ये 2 और 3 का मिलेगा ना, तो आपके पास और कोई तरीका नहीं है, इसको आपको करना पड़ेगा 3, इसको करना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम होता है आपका 6, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, दैट इज 6, क्लियर है। तो आपने भाई साहब किसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से इस पूरे को, तो भाई साहब इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इधर क्या करोगे भाई साहब 3 इंटू 2 करना पड़ेगा आपको भाई साहब। तो आपको इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आपका 2, ठीक है। आप K को नहीं यार, K को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और इधर हो गया आपका 2 और 2 4। तो अगर हमने इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो कितना हो गया 2 2 4 एंड 5 6, H हो गया भाई साहब 6, ठीक है। अब क्योंकि इधर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इधर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को देख लो भाई साहब, तो K और K बैलेंस हो गए, K इधर भी 2 और इधर भी आपका 2 हो गया। हाइड्रोजन देखो इधर कितना हो गया 6 और इधर भी कितना हो गया भाई साहब आपका 6। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है भाई साहब आपका 3, ठीक है। देखो गड़बड़ है भाई साहब, हाँ 2 ही करना पड़ेगा भाई साहब, वाटर पे 2 करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा H2, ठीक है। ओके सो अपन अगर यहाँ पे करते हैं भाई साहब 2H2O, सो ये हो गया आपका 2KOH प्लस 2H2, 4 हो गया इधर, और नहीं भाई साहब ये तो सब गड़बड़म हो रहा है, सब गड़बड़म। पोटेशियम मेटल दैट इज K, पोटेशियम मेटल K प्लस वाटर H2O, दिस इज गिविंग यू व्हाट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, ठीक है।
पोटेशियम मेटल और वहाँ पे 2 और 1 3, और इधर है भाई साहब 2 ऑक्सीजन। भाई साहब अगर हमने यहाँ पे 2H2O किया तो 2H2O किया तो इधर कितना हो गया 4, तो इधर अपन को करना पड़ेगा 2H2, इधर कर दो ना, तो 2KOH ये हो गया, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसको भी 2 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पोटेशियम 2 हो गया है, ठीक है। अभी देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इधर कितना है भाई साहब 2, प्रोडक्ट्स में कितना है भाई साहब 2, हाइड्रोजन कितना है भाई साहब 2 2 जा 4, इधर 2 और इधर 2, तो ये हो गया आपका 4 and 4। भाई साहब पोटेशियम कितना है 2 रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में भी 2, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन हो गया ये। ओके 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 ओके, चलो भाई साहब यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करनी है। अब बहुत बढ़िया भाई साहब, SiO2, ठीक है, SiO2 प्लस HF, इधर एक बना ले बेहतर। चलो भाई साहब यहाँ पे आपका बैलेंसिंग वा करनी है, ठीक है। ओके, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट, एलिमेंट यहाँ पे क्या हो गया सिलिकॉन, देन वी हैव ऑक्सीजन, देन वी हैव हाइड्रोजन, देन वी हैव फ्लोरीन आपके रिएक्टेंट्स में, और हो गए आपके प्रोडक्ट्स में, ठीक है। एलिमेंट सिलिकॉन कितना है भाई साहब रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, यहाँ पे O कितना है भाई साहब आपका 2 इन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स में कितना है 1, ठीक है। H कितना है भाई साहब रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में कितना है 2, F कितना है भाई साहब 1 और प्रोडक्ट में कितना है 4, ठीक है। तो भाई साहब क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ऑटोमेटिकली किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। सो इफ यू हैपन टू मल्टीप्लाई दिस बाय 4, दिस विल बी बेसिकली व्हाट 4, ठीक है। जैसे ही ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला भी भाई साहब आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 4 हो गया, तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा भाई साहब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब यहाँ पे रखना पड़ेगा 2, ठीक है। जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे देखो क्या हो गया O2 हो गया, O की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2, बैलेंस है भाई साहब, अभी परफेक्टली बैलेंस है। तो देख लो सिलिकॉन इधर कितना है 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर भी कितना है भाई साहब 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया भाई साहब इधर 4 और इधर भी हो गया आपका 4, आपका भाई साहब फ्लोरीन कितना हो गया इधर 4 और इधर भी आपका 4, तो परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। थ्योरम ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब अभी हम इस पे आते हैं, यहां पे हो गया आपका एलिमेंट, एलिमेंट ये हो गया भाई साहब आपका रिएक्टेंट्स और ये हो गया आपका प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके चलिए यहाँ पे हो गया आपका मैग्नीशियम, ये हो गया भाई साहब आपका ऑक्सीजन, ये हो गया आपका भाई साहब हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्टेंट्स में बताओ कितने हैं, हाय वरद, वरद 2, कहां दिख रहा है देखो 2, MgOH2, Mg तो अकेला है ना, ठीक है। तो ये हो गया 1, प्रोडक्ट में पांडे तो आज ही आए, हाँ भाई साहब वाइटम वाइट, प्रोडक्ट में कितना है, तो प्रोडक्ट में हो गया आपका 1, ठीक है। ओके O यहां पे कितना है ऑक्सीजन 2, ओके चलिए 2 और संकेत इधर कितना है 1, ओके। हाइड्रोजन 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 भाई सीएस मात्रा कितना है इधर, नहीं ये 2 और इधर एक 3 ना, 3 हो गया ये, ठीक है। काव्या इधर कितना होगा जल्दी जल्दी 2, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलो क्लोरीन पिंके रिएक्टेंट में कितना होगा पिंकी, हाय पिंकी, हाँ 1Cl1, ओके चलिए भाई साहब। और प्रोडक्ट्स में ये अपना प्रोडक्ट्स में 2, नहीं ठीक है 2 ही होगा ना, क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके। चलिए भाई साहब इधर 3 है इधर 2 है, अभी अगर हमने भाई साहब इस 3 को चलिए भाई साहब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें अगर हम, ठीक है।
तो इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर कितना हो गया बोलो 2, है ना। तो अभी हाइड्रोजन कितना हो गया रिएक्टेंट्स में बोलो 2 इधर और 2, तो कितना हो गया भाई साहब आपका 4 हो गया अभी, है कि नहीं। इधर का 2 और इधर का 2, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4। तो प्रोडक्ट्स में अगर आपको करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई किया आपने 2H2O। जैसे ही आपने 4 कर दिया, इधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा देखो 2, ये ऑक्सीजन हो गया भाई साहब 2, बैलेंस हो गई 1 2 4 2 1 2 4 2, ये भाई साहब आपका परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन हो गया भाई साहब। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस मनम पीपलम, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड ये आपका तुक्केबाजी है पूरे प्रोसेस में, आपको तुक्केबाजी करके ही इसको करना है, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए यहां पे हो गया भाई साहब आपका एलिमेंट, ठीक है। दिस इज बेसिकली एलिमेंट, दिस इज बेसिकली रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्टम, ठीक है। ओके, क्या है भाई साहब आपका P, सो P का भाई साहब रिएक्टेंट में कितना है 4 और प्रोडक्ट में कितना है 1। क्लोरीन बताओ कितना है यहाँ पे, क्लोरीन हो गया आपका 2 और इधर कितना है 3। तो बट ऑब्वियस सी बात है आप इसको 4 से आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे ही आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो भाई साहब क्लोरीन भी आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्लोरीन मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 12, ये तो हो गया 4। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो P4 प्लस 6Cl2 विल बी इक्वल टू 4। अभी आप बैलेंस है भाई साहब 4 और ये हो गया 12, 4:12 4:12, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन, समझ में आता है पीपलम, ठीक है। ओके ओके ओके, ब्रेन पावर यूज करना है भाई साहब, ब्रेन का जो पावर होता है उसको आपको यूज करना है। कहां ब्रेन लग रहा है भाई साहब इसमें पता नहीं। ओके, CuSO4 है गरीब कॉपर सल्फेट, और आयरन भाई साहब क्या है इसमें, आयरन इज बेसिकली मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल फॉर्म व्हाट, दिस इज फॉर्मिंग FeSO4 प्लस Cu, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे बताओ क्या होगा, वही सेम चीज, यहां पे PbSO4 प्लस Cu, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है बच्चा पार्टी, ओके 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 ओके। यहां पे देखो कल हमने एक सवाल किया था, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर जब आप ऐड करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड पे और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पे, दोनों में आपको अलग रिजल्ट मिलता है, ठीक है। सो अगर समझ लो आपने कॉपर को ऐड किया है, कॉपर को किस में ऐड किया है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में, तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ठीक है। इक्वेशन को अगर आप याद कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो भी चलेगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉपर को अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से हम ऐड करें तो यहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ओके। और अगर कॉपर को हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ऐड किया तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा। कल हमने ये सवाल किया था देखो, ठीक है। व्हेन कॉपर, तो आप सिर्फ इतना याद रखोगे तो भी चलेगा, कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इसमें आपका एक प्रोडक्ट होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस भाई साहब क्या होता है, रेडिश इन कलर, रेडिश इन कलर होता है और ये पॉइजनस गैस होता है। दिस इज बेसिकली अ पॉइजनस गैस, ठीक है। कॉपर को अगर आप भाई साहब डाइल्यूट HNO3 से ऐड कराएंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, तो आपका भाई साहब किस टाइप का गैस बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब हो गया आपका NO। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, दोनों में आपको अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। कॉपर एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स यू रेडिश कलर्ड गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हिच इज पॉइजनस इन नेचर। कॉपर एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विल गिव यू नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? कॉपर का दो नाइट्रिक एसिड के साथ अलग टाइप का रिएक्शन है, डाइल्यूट के साथ अलग और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ अलग। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। Sugar is heated. भाई साहब, when sugar is heated, it decomposes to form carbon and water vapor. आपने शुगर को हीट किया, ये आपका कार्बन और वाटर वेपर बनाएगा, सिंपल, ठीक है। When sugar is heated, इतना तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है इसीलिए मैंने इसको लिया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, शुगर इज हीटेड मतलब चार्ड शुगर है ये, दिस इज बेसिकली चार्ड शुगर, ओके 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 ओके। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में भाई साहब डिफरेंसेस, एक टेम्परेरी चेंज होता है और केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। टेम्परेरी एंड परमानेंट। केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है, आइस H2 है, वाटर H2 है और स्टीम भी H2 है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम, ठीक है। स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस मे नॉट चेंज बट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यहां पे नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। ऑफन रिवर्सिबल है भाई साहब ये,
और ये इरिवर्सिबल है। स्टीम इज कंडेंस राइपनिंग ऑफ फूड्स, ये सब आपके भाई साहब एग्जांपल्स हो गए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, तो आपका या तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है या तो हाइड्रोजन माइनस हुआ है। इसका उल्टा होगा रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन लूज हुआ है या तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है। द चार्ज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस, ये याद रखिएगा भाई साहब, ऑक्सीडेशन में चार्ज ऑफ एन एटम और आयन विल इंक्रीज, ठीक है। इन ऑक्सीडेशन द चार्ज ऑफ एन एटम और आयन इंक्रीजेस एज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन रिडक्शन द चार्ज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं और यहां पे भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लॉस की वजह से चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो अगर समझ लो सोडियम है और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके मत्थे क्या आ जाएगा, सोडियम का एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। जितना आप इलेक्ट्रॉन्स लूज करोगे उतना पॉजिटिव चार्ज गेन करोगे, ठीक है। सो इन ऑक्सीडेशन द चार्ज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस as it loses electrons. In reduction the charge of an atom decreases as it gains electrons. Chemical substances which bring about an oxidation are called as oxidizing agents or oxidants. Chemical substances which bring about reduction are known as reducing agents or reductants. Clear hai? Okay people, this pretty much completes your chemical reaction or equation पे जितने भी सवाल आपके हो सकते थे। I want you to thoroughly practice questions. I want you to thoroughly practice and see the questions that are there. और स्टाइल में आंसर लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। आपका भाई साहब फॉर्मेट जिस आंसर मतलब जिस फॉर्मेट में आंसर एक्सेप्टेबल होता है उसमें लिखना चालू कीजिए, वरना मार्क्स नहीं आएंगे, चाहे स्टेट बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई को हों, ठीक है। आपको भाई साहब क्वेश्चन को समझना है, पहले एक रफ, जैसे आप भाई साहब कोई ज्योमेट्री का सवाल पहले रफ में करते हो उसके बाद आप एक्चुअली उतारते हो पेपर में, वैसे ही साइंस में भी आपको रफ में कॉन्सेप्ट को समझना है और उसी को भाई साहब पॉइंट वाइज उतारना है आंसर में। Are we clear on this one, people? I want you to be thoroughly prepared before you give your examinations on this chapter. Clear hai? Okay. Stay